तो दोस्तों टॉम बेस्टोन नाम की एक मूवी हमें तकरीबन 1993 में देखने को मिली थी। तो अब हम इसी मूवी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। पूरी जानकारी आपको बताएंगे इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जब आप तक पहुँचते रहे। तो अब इसके बारे में और जानकारी मैं आपको बताता हूँ। टॉम्बस्टोन 1993 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन जॉर्ज पी. कॉस्मेटोस ने किया है, जिसे केविन जारे ने लिखा है, जो मूल निर्देशक भी थे, लेकिन उन्हें प्रोडक्शन के शुरू में ही बदल दिया गया था। 4 और इसमें कर्ट रसेल और वैल किल्मर ने अभिनय किया है, साथ ही सैम इलियट, बिल पैक्सटन, पॉवर्स बूथ, माइकल बियन और डाना डेलानी सहायक भूमिकाओं में है। साथ ही रॉबर्ट मिचम ने इसका वर्णन भी किया है। यह फिल्म 1880 के दशक में दक्षिण पूर्वी एरिजोना में हुई वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जिसमें ओके कोरल में हुई गोलीबारी और ईयर्प वेंडेट्टा राइड शामिल है। इसमें कई पश्चिमी अपराधियों और कानूनविदों को दिखाया गया है, जैसे कि वायट ईयर्प, विलियम ब्रोसियस, जॉनी रिंगो और डॉक्टर हॉलिडे। टॉम्बस्टोन को हॉलीवुड पिक्चर्स द्वारा 25 दिसंबर 1993 को संयुक्त राज्य अमेरिका में थिएट्रिकल वाइड रिलीज में रिलीज किया गया था, जिसने दुनिया भर में $73.2 मिलियन की कमाई की थी। यह फिल्म वित्तीय रूप से सफल रही और पश्चिमी शैली के लिए यह 1979 के बाद से सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में 16वें स्थान पर है। 6 महीने बाद इसी तरह की थीम वाली फिल्म वायट ईयर्प को बहुत कम व्यावसायिक सफलता के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म अपनी रिलीज के बाद से ही एक कल्ट क्लासिक बन गई है। 6 कथानक 1879 में कर्ली बिल ब्रोसियस के नेतृत्व में काउबॉय नामक एक गैरकानूनी गिरोह के सदस्य, जो लाल रंग की पट्टी पहने हुए थे, एक मैक्सिकन शहर में घुस गए और एक स्थानीय पुलिस अधिकारी की शादी में बाधा डाली। इसके बाद वे अपने साथी गिरोह के 2 सदस्यों की हत्या का बदला लेने के लिए इकट्ठे हुए पुलिसकर्मियों का नरसंहार करने लगे। गोली लगने से कुछ समय पहले एक स्थानीय पुजारी ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी हत्या और बर्बरता का बदला लिया जाएगा, बाइबिल के सर्वनाश के चौथे घुड़सवार का संदर्भ देते हुए। वायट ईयर्प, एक सेवानिवृत्त शांति अधिकारी जिसकी एक उल्लेखनीय प्रतिष्ठा है, अपने भाइयों वर्जिल और मॉर्गन के साथ टक्सन, एरिजोना में फिर से मिलता है, जहां वे बसने के लिए टॉम्बस्टोन की ओर बढ़ते हैं। वहां उनकी मुलाकात वायट के पुराने दोस्त डॉक्टर हॉलिडे से होती है, जो अपने बिगड़ते तपेदिक से शुष्क जलवायु में राहत की तलाश कर रहा है। जोसेफिन मार्कस और मिस्टर फैबियन भी एक यात्रा करने वाले थिएटर मंडली के साथ नए आए हैं। इस बीच वायट की आम कानून पत्नी मैटी ब्लेलॉक अफीम पर निर्भर हो रही है। वायट और उसके भाई जुए के एम्पोरियम और सैलून में हिस्सेदारी से लाभ कमाना शुरू करते हैं, जब उनका काउबॉय के साथ पहला सामना होता है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, व्याट पर शहर को काउबॉयज से मुक्त कराने का दबाव पड़ता है, हालांकि अब वह कानून का पालन करने वाला नहीं है। एक अफीम के अड्डे की यात्रा के बाद कर्ली बिल सड़क पर अनियमित रूप से गोलीबारी शुरू कर देता है। मार्शल फ्रेड व्हाइट उसे निहत्था करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है। व्याट कर्ली बिल को हिरासत में लेता है और काउबॉय को मारने की कोशिश कर रही भील और उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे उसके कुछ भाइयों को रोकता है। कर्ली बिल पर मुकदमा चलता है, लेकिन गवाहों की कमी के कारण उसे दोषी नहीं पाया जाता है। अराजकता को बर्दाश्त करने में असमर्थ वर्जिल नया मार्शल बन जाता है और शहर की सीमा के भीतर हथियारों पर प्रतिबंध लगा देता है। इससे ओके कोरल में गोलीबारी होती है, जिसमें बिली क्लेंटन और मैक्लॉरी भाई मारे जाते हैं। मॉर्गन मारा जाता है, जबकि वर्जिल विकलांग हो जाता है। निराश वायट और उसका परिवार टॉम्बस्टोन छोड़कर ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके पीछे आइक क्लेंटन और फ्रैंक स्टिलवेल भी होते हैं, जो उन पर घात लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यूएस मार्शल नियुक्त होने के बाद वायट देखता है कि उसका परिवार सुरक्षित निकल जाता है और फिर हत्यारों को चौंका देता है। वह स्टिलवेल को मार देता है, लेकिन क्लेंटन को एक संदेश देने के लिए जीवित रहने देता है।
उसने काउबॉय को खत्म करने की कसम खाई है। वायट डॉक, एक सुधारित काउबॉय जिसका नाम शेरमैन मैकमास्टर्स है, टेक्सास जैक वर्मिलियन और टर्की क्रीक जैक जॉनसन बदला लेने के लिए एक दल बनाते हैं। वायट और उसके साथियों पर काउबॉय द्वारा नदी के किनारे जंगल में घात लगाकर हमला किया जाता है। वायट चमत्कारिक रूप से दुश्मन की गोलीबारी से बचकर नदी में चला जाता है और कर्ली बिल के साथ उसके कई साथियों को मार देता है। कर्ली बिल का दूसरा कमांडर, जॉनी रिंगो, काउबॉय का नया मुखिया बन जाता है। जब डॉग की तबीयत खराब हो जाती है, तो समूह को हेनरी हुकर अपने खेत में रहने के लिए ले जाता है। रिंगो बातचीत के बहाने मैकमास्टर्स को काउबॉय के चंगुल में फंसाता है और फिर वायट को यह बताने के लिए एक संदेशवाहक, मैकमास्टर्स की लाश को घसीटते हुए, भेजता है कि वह शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक टकराव चाहता है। वायट सहमत हो जाता है। वायट टकराव के लिए निकल पड़ता है, यह नहीं जानते हुए कि डॉक पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुका है। डॉक हैरान रिंगो से भिड़ जाता है, जो वायट की प्रतीक्षा कर रहा था, और उसे अपना खेल खत्म करने के लिए द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता है, जिसे रिंगो स्वीकार कर लेता है। डॉक और रिंगो के बीच टॉम्बस्टोन में पहले से ही कुछ गतिरोध हो चुके हैं, जो अंततः टूट गए थे। वायट जब गोली की आवाज सुनता है तो भागता है, लेकिन डॉक से मुठभेड़ होती है, जिसने रिंगो को मार दिया है। फिर वे काउबॉय को खत्म करने के अपने कार्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि क्लेंटन अपने लाल सैश को त्याग कर उनके प्रतिशोध से बच जाता है। डॉक को कोलोराडो के एक सेनेटोरियम में भेजा जाता है, जहां वह अपनी बीमारी से मर जाता है। डॉक के आग्रह पर वायट एक नया जीवन शुरू करने के लिए जोसेफिन का पीछा करता है। गालना सिनेमाघरों में अपनी सिनेमाई रिलीज के बाद फिल्म 11 नवंबर 1994 को VHS वीडियो प्रारूप पर रिलीज हुई थी। 18 फिल्म का क्षेत्र 1 कोर वाइडस्क्रीन संस्करण 2 दिसंबर 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका में DVD पर जारी किया गया था। DVD के लिए विशेष सुविधाओं में केवल मूल नाटकीय ट्रेलर शामिल है। 19 टॉम्बस्टोन का एक निर्देशक का कट भी आधिकारिक तौर पर 15 जनवरी 2002 को DVD पर जारी किया गया था। DVD संस्करण में 2 डिस्क सेट शामिल है और इसमें 3 भागों में द मेकिंग ऑफ टॉम्बस्टोन फीचर शामिल है, एनसेम्बल कास्ट, एक प्रामाणिक वेस्टर्न बनाना और ओके कोरल में गनफाइट। अन्य विशेषताओं में निर्देशक जॉर्ज पी. कॉस्मेटोस द्वारा एक ऑडियो कमेंट्री, एक इंटरैक्टिव टॉम्बस्टोन टाइमलाइन, ओके कोरल अनुक्रम के लिए निर्देशक के मूल स्टोरीबोर्ड, टॉम्बस्टोन एपिटाफ, एक वास्तविक समाचार पत्र खाता, DVD रोम सुविधा, फेरो एट द ओरिएंटल, गेम ऑफ चांस और एक संग्रहणीय टॉम्बस्टोन मानचित्र शामिल है। 20 यह DVD रिलीज भी THX प्रमाणित है और इसमें DTS 5.1 ऑडियो ट्रैक है। एक थिएट्रिकल कट का वाइडस्क्रीन हाई डेफिनिशन ब्लूरे डिस्क संस्करण 27 अप्रैल 2010 को रिलीज किया गया था, जिसमें टॉम्बस्टोन का निर्माण, निर्देशक के मूल स्टोरीबोर्ड, ट्रेलर और TV स्पॉट शामिल थे। 21 वीडियो ऑन डिमांड के मीडिया प्रारूप में फिल्म के लिए एक पूरक देखने का विकल्प भी उपलब्ध है। 22 स्वागत बॉक्स ऑफिस टॉम्बस्टोन का प्रीमियर लॉरेंस कास्टन की वायट ईयर्प से 6 महीने पहले 24 दिसंबर 1993 को पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर रिलीज के साथ मूवी थिएटर में हुआ था। अपने शुरुआती सप्ताहांत में यह फिल्म US बॉक्स ऑफिस पर द पेलिकन ब्रीफ और मिसेस डाउटफायर के बाद तीसरे स्थान पर रही, जिसने 1504 स्थानों पर 454 752 का व्यावसायिक प्रदर्शन किया। 23-24 रिलीज के दूसरे हफ्ते में फिल्म की आय में 35% की वृद्धि हुई, जिसने 8,720 255 की कमाई की। उस विशेष सप्ताहांत के लिए फिल्म 1955 सिनेमाघरों में प्रदर्शित होकर तीसरे स्थान पर रही। फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कुल टिकट बिक्री में 56,565 की कमाई की। 1993 में रिलीज हुई सभी फिल्मों में यह 20वें स्थान पर है।
25 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने दुनिया भर में कुल 73.2 मिलियन डॉलर के लिए 16.7 मिलियन डॉलर 26 की कमाई की। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटन टोमाटोज ने बताया कि 47 सैंपल किए गए आलोचकों में से 72% ने टॉम्बस्टोन को सकारात्मक समीक्षा दी, जिसका औसत स्कोर 6.30 था। साइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, यदि आप एक ठोस कहानी और अच्छी तरह से चुने गए कलाकारों के साथ एक स्टाइलिश आधुनिक पश्चिमी फिल्म की तलाश कर रहे हैं, तो टॉम्बस्टोन आपके लिए सबसे अच्छी फिल्म है। 1993 में अपनी सिनेमाई रिलीज के बाद टॉम्बस्टोन को ट्रू वेस्ट मैगजीन द्वारा अब तक की 5 सबसे बड़ी पश्चिमी फिल्मों में से एक नामित किया गया था। लॉस एंजिल्स, कैलिफोर्निया में KCOP-TV द्वारा फिल्म को वर्ष की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक भी कहा गया था। 28 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 29 सिस्केल और एबर्ट के जीन सिस्केल और रोजर एबर्ट ने शुरू में सोचा था कि उन्हें फिल्म की समीक्षा करने से चूकना पड़ेगा क्योंकि उन्हें स्क्रीनिंग नहीं मिल पाई। 30 लेकिन जैसा कि एबर्ट ने समझाया, एक अजीब बात होने लगी। लोगों ने मुझे बताना शुरू कर दिया कि उन्हें टॉम्बस्टोन में वैल किल्मर का अभिनय वाकई पसंद आया और मैंने हर जगह यही सुना। जब आप इसे 1 या 2 बार सुनते हैं तो यह दिलचस्प होता है, जब आप इसे 2 दर्जन बार सुनते हैं तो यह एक चलन बन जाता है, और जब आप पढ़ते हैं कि बिल क्लिंटन को प्रदर्शन पसंद आया तो आपको लगा कि आपको फिल्म देखनी चाहिए। अंततः एबर्ट ने फिल्म की सिफारिश की जबकि सिस्केल ने नहीं की। 31 एबर्ट ने बाद में भविष्य की समीक्षाओं में टॉम्बस्टोन का उल्लेख किया, इसकी तुलना केविन कॉस्टनर के वायट ईयर्प से की। इसने मुझे तुलना करने पर मजबूर कर दिया। और वाइल्ड बिल की अपनी समीक्षा में वैल किल्मर के चित्रण को हमारे समय का निर्णायक सैलून काउबॉय बताया। 32-33 कर्ट रसेल की डार्क ब्लू की अपनी समीक्षा में उन्होंने कहा, हर बार जब मैं रसेल या वैल किल्मर को किसी भूमिका में देखता हूं तो मुझे उनके टॉम्बस्टोन की याद आती है, जो साल के अंत की छुट्टियों की हलचल में खो गया और उसे कभी वह पहचान नहीं मिली जिसके वह हकदार थे। 34 इस पारंपरिक ढांचे पर आधारित फिल्म के चिंतनशील पहलू आम तौर पर इतने आत्मचेतन है कि वे सहजता से फिट नहीं हो पाते, खासकर जब फिल्म पुराने पश्चिम में महिलाओं के लिए अधिक प्रबुद्ध भूमिका की कल्पना करने की कोशिश करती है तो पटकथा तनावग्रस्त होने लगती है। स्टीफन होल्डन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, 35 एक मिश्रित समीक्षा में डेसरेट न्यूज में क्रिस हिक्स ने लिखा, रसेल और वैल किल्मर के दृश्य चुराने वाले, बीमार, शराबी डॉक्टर हॉलिडे के अलावा इतने सारे किरदार आते जाते हैं जिनमें से किसी को भी पर्याप्त स्क्रीन समय नहीं मिलता, जिससे उन सभी पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने टिप्पणी की, यहाँ कुछ बहुत ही मनोरंजक क्षण है जिसमें रसेल यादगार सख्त आदमी वाली लाइनें बोलते हैं। कुल मिलाकर उन्हें लगा अपनी शर्तों पर कुछ कम। कर्ट रसेल, वायट ईयर्प, वैल किल्मर, डॉक्टर हॉलिडे, सैम इलियट वर्जिल ईयर्प के रूप में, बिल पैक्सटन, मॉर्गन ईयर्प, पॉवर्स बूथ, कर्ली बिल ब्रोसियस, माइकल बियन, जॉनी रिंगो, चार्लटन हेस्टन, हेनरी हुकर, जेसन प्रीस्टली बिली ब्रेकेनरिज के रूप में, जॉन टेनी शेरिफ जॉनी बेहान के रूप में, स्टीफन लैंग, आइक क्लैंटन, थॉमस हैडेन चर्च, बिली क्लैंटन, डाना डेलानी, जोसेफिन मार्कस के रूप में, पाउला मेलकमसन एली ईयर्प के रूप में, लिसा कोलिंस लुइसा ईयर्प के रूप में, जॉन फिल्बिन, टॉम मैक्लॉरी, डाना व्हीलर निकोलसन, मैटी ब्लेलोक के रूप में, जोआना पाकुला, बिग नोज केट के रूप में, माइकल रूकर, शेरमैन मैकमास्टर्स के रूप में, हैरी कैरी जूनियर, मार्शल फ्रेड व्हाइट, बिली बॉब थॉर्नटन, जॉनी टायलर, टॉमस अराना फ्रैंक स्टिलवेल के रूप में, पॉल बेनविक्टर, फ्लोरेंटिनो, इंडियन चार्ली क्रूज, फ्रैंक स्टेलोन, एड बेली, रॉबर्ट जॉन बर्क, फ्रैंक मैक्लॉरी, बिली जेन,
मिस्टर फेबियन, जॉन कॉर्बेट, जॉनी बार्न्स, बक टेलर, टर्की क्रीक, जैक जॉनसन, टेरी ओक्विन मेयर और टॉम्बस्टोन एपिटाफ के प्रकाशक जॉन क्लम, पीटर शेरेको, जॉन, टेक्सास जैक, वर्मिलियन, वायट ईयर्प 3, बिली क्लेबोर्न के रूप में, रॉबर्ट मिचम, कथावाचक। उत्पादन। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से एरिजोना में हुई थी। शूटिंग मई 1993 में शुरू हुई थी। 2. यह फिल्म पटकथा लेखक केविन जेरे की निर्देशक के रूप में पहली नौकरी थी, लेकिन वह जल्द ही नौकरी से अभिभूत हो गए, आवश्यक शॉट्स लेने में असफल रहे और शूटिंग शेड्यूल से पीछे हो गए। फिल्मांकन के 1 महीने बाद उन्हें निर्माता एंड्रयू वजना ने निकाल दिया और उनकी जगह जॉर्ज पी. कॉस्मेटोस को ले लिया। जेरे के करीबी दोस्त माइकल बियन ने नौकरी छोड़ने पर विचार किया। बियन ने महसूस किया कि निर्देशक कॉस्मेटोस को पटकथा की कोई समझ या सराहना नहीं थी। 8. हालांकि कॉस्मेटोस के आने तक सभी अभिनेता बोर्ड पर ही रहे। 9. नए निर्देशक ने सेट पर एक मांग। इस बीच कर्ट रसेल ने निर्माता जेम्स जैक्स के साथ मिलकर जारे की विस्तृत स्क्रिप्ट को छोटा करने, सबप्लॉट को हटाने और वायट और डॉग के बीच संबंधों पर जोर देने के लिए तेजी से काम किया। 10. रसेल ने कहा है कि यह वह थे, न कि कॉस्मेटोस, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन किया था, क्योंकि जारे के जाने के कारण स्टूडियो ने अनुरोध किया था। 11. रसेल ने कहा कि कॉस्मेटोस को एक भूत निर्देशक के रूप में, एक फ्रंटमैन के रूप में लाया गया था, क्योंकि रसेल नहीं चाहते थे कि यह पता चले कि वह निर्देशन कर रहे थे। 11. सहकलाकार वैल किल्मर ने पर्दे के पीछे भारी काम करने के बारे में रसेल के बयानों का समर्थन किया है और कहा है कि रसेल ने अनिवार्य रूप से फिल्म का निर्देशन किया है, लेकिन यह कहने से चूक गए कि रसेल ने वास्तविक निर्देशन किया था। 12. बियन ने कहा कि रसेल ने उन्हें कभी व्यक्तिगत रूप से निर्देशित नहीं किया। 13. कॉस्मेटोस ने प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए वेशभूषा, प्रॉप्स, रीति-रिवाजों और दृश्यों सहित सटीक ऐतिहासिक विवरण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया। फिल्म में सभी मूंछें असली थीं, सिवाय जॉन टेनी, शेरिफ बेहान के, जिन्हें अपने पिछले प्रोजेक्ट के लिए क्लीन शेव होना पड़ा था, और इस तरह फिल्म में उनकी एकमात्र नकली मूंछ थी। वैल किल्मर ने अपनी त्वरित गति पर लंबे समय तक अभ्यास किया और अपने चरित्र को एक सभ्य दक्षिणी उच्चारण दिया। टॉम्बस्टोन शहर को बड़ा दिखाने के लिए 2 स्थानों का उपयोग किया गया था। वह दृश्य जिसमें वायट एक अपमानजनक कार डीलर, बिली बॉब थॉर्नटन, को सैलून से बाहर फेंकता है, यह दिखाने के लिए था कि वायट एक ऐसा व्यक्ति था जो डराने के लिए मनोविज्ञान का उपयोग करता था। दृश्य में थॉर्नटन की लाइनें एड-लिब्ड थीं, क्योंकि उन्हें केवल धमकाने वाला कहा गया था। 14. संगीत। साउंड ट्रैक। टॉम्बस्टोन, संपूर्ण मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। फिल्म का स्कोर ब्रूस ब्रॉटन। जारी किया 16 मार्च 2006। लंबाई 1:25:29। लेबल इंट्राडा। टॉम्बस्टोन के लिए मूल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक मूल रूप से 25 दिसंबर 1993 को इंट्राडा रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 16 मार्च 2006 को इंट्राडा रिकॉर्ड्स द्वारा फिल्म स्कोर का एक विस्तारित 2 डिस्क संस्करण भी जारी किया गया था। 16. स्कोर की रचना और निर्माण ब्रूस ब्रॉटन ने किया था और लंदन के सिम्फोनिया द्वारा प्रदर्शन किया गया था। डेविड स्नेल ने अधिकांश स्कोर का संचालन किया, हालांकि ब्रॉटन आमतौर पर अपने स्कोर का संचालन करते हैं। यूनियन समस्याओं ने यहाँ एक अन्य कंडक्टर को अनिवार्य कर दिया, जबकि पेट्रिसिया कार्लिन ने फिल्म के संगीत को संपादित किया। 17. इस गीत में जॉन फोर्ड की द सर्चर्स 1956 के लिए मैक्स स्टीनर के संगीत की मजबूत प्रतिध्वनियां है, जिसमें फोर्ड की फिल्म के बीच में इस्तेमाल किए गए इंडियन ट्रेडर्स थीम पर बदलाव किए गए हैं। एल्बम की शुरुआत सिनेर्जी लोगो से होती है, जिसे जेरी गोल्डस्मिथ ने संगीतबद्ध किया है और ब्रॉटन ने इसका संचालन किया है। मुक्त करना। उम्मीदों के साथ पश्चिमी प्रशंसकों को मजा आएगा। 36. वैरायटी के इमानुएल लेवी का मानना था
कि फिल्म एक कठोर बात करने वाली लेकिन नरम दिल वाली कहानी थी जो एक विस्तृत, पुराने ढंग से मनोरंजक थी। पटकथा लेखक जारे के संवाद के बारे में उन्होंने कहा, भावनात्मक केंद्र और कथात्मक फोकस की कमी के बावजूद उनकी स्क्रिप्ट में फिल्म को जीवंत बनाने और अंततः इसे एक मजेदार, अगर पूरी तरह से आकर्षक अनुभव नहीं बनाने के लिए पर्याप्त उपकथानक और रंगीन चरित्र है। उन्होंने वैल किल्मर को भी असाधारण प्रदर्शन के लिए चुना। 37 फिल्म आलोचकों से रहित नहीं थी। रिव्यूज के लिए लिखते हुए जेम्स बेरार्डिनेली ने नकारात्मक समीक्षा की, जिसमें उन्होंने याद किया कि उन्होंने कैसे सोचा। टॉम्बस्टोन का पहला भाग बेहतरीन फिल्म निर्माण का उदाहरण नहीं है, लेकिन यह आकर्षक है। ओके कोरल में गोलीबारी की घटनाओं के निर्माण के साथ साथ बढ़ती अपरिहार्यता की भावना है। मेलोड्रामेटिक गंभीर क्षणों को न्यूनतम रखा गया है और विभिन्न गोलीबारी को शैली और तनाव के साथ कोरियोग्राफ किया गया है। फिर 1 घंटे 10 मिनट के निशान पर क्लैंटन गिरोह और ईयर्प्स आमने सामने है। वहां से चीजें उत्तरोत्तर खराब होती जाती है। न केवल अंतिम घंटा एंटी क्लाइमेटिक है, बल्कि यह नीरस भी है। बहुत से दृश्यों में खराब स्क्रिप्ट वाले संवाद के लंबे खंड है और कुछ मामलों में चरित्र की प्रेरणा अस्पष्ट हो जाती है। गोलीबारी रोमांचक होने की बजाय दोहराव वाली है। परिणाम, मूर्खतापूर्ण पंक्तियों और गोलीबारी का एक साथ मिलाजुला दलदल अच्छा काम नहीं करता है। 38 द न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हुए स्टीफन होल्डन ने फिल्म को कई आधुनिक स्पर्शों के साथ एक विशाल पश्चिमी फिल्म के रूप में देखा। एरिजोना के तेजी से बढ़ते शहर और पौराणिक ओके कोरल की साइट में एक घटिया, वाडेविलियन भव्यता है जो इसे लास वेगास का प्रत्यक्ष अग्रदूत बनाती है। उन्होंने सहायक अभिनय के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा, सबसे आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्पर्श जोसेफिन डाना डेलानी का चित्रण है, जो एक घुमक्कड़ अभिनेत्री है जिसके साथ वायट को पहली नज़र में प्यार हो जाता है। 1880 के दशक के एरिजोना में कदम रखने वाली सबसे सहज और सहज महिला के रूप में। 35 आलोचक लुइस ब्लैक ने द ऑस्टिन क्रॉनिकल के लिए लिखते हुए टॉम्बस्टोन को एक गड़बड़ के रूप में देखा और कहा कि 2 या 3 प्री क्लाइमेक्स थे लेकिन कोई क्लाइमेक्स नहीं था। इसके मूल्य पाखंडी के बजाय पूंजीवादी है, जो ठीक है अगर यह शाब्दिक के बजाय रूपक है। इससे भी बदतर, जितना कि ये अभिनेता वीरतापूर्वक फिल्म को केंद्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं, निर्देशक इसे और अधिक सफलतापूर्वक तोड़ देता है। 39 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने फिल्म को सी रेटिंग दी। इसे बेवकूफ़ी भरी 135 मिनट लंबी कहा। उन्होंने फिल्म को 3 घंटे की रफ कट के रूप में देखा, जिसे थोड़ा छोटा रफ कट बना दिया गया है, जिसमें जो कुछ भी फिल्म को एक साथ रखता है वह कर्ट रसेल की मजाकिया मर्दानगी है। 40 टाइम आउट के लेखक जोफ एंड्रयू ने टिप्पणी की, किल्मर ने आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी और प्रभावहीन हॉलिडे बनाया है। उन्होंने नकारात्मक रूप से स्वीकार किया कि एक गुमराह रोमांटिक सबप्लॉट था और अंत बल्कि फैला हुआ था, लेकिन अंततः कहा कि फिल्म बहुत सारे प्रामाणिक चेहरे के बालों के साथ रूटिन टोटिन मनोरंजन थी। 41 द वॉशिंगटन पोस्ट के रिचर्ड हैरिंगटन ने फिल्म की कमियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, टॉम्बस्टोन का बहुत ज्यादा हिस्सा खोखला लगता है। पीछे मुड़कर देखें तो ज्यादा कुछ नहीं होता और जो होता है वह भी उचित नहीं लगता। इतने सारे अवास्तविक रिश्ते हैं कि आप लंबे वीडियो संस्करण में लगभग मुक्ति की उम्मीद करते हैं। यह असंतोषजनक और अधूरा है। 42 हालांकि जर्नल एंड कूरियर के स्तंभकार बॉब ब्लूम ने खुले तौर पर टिप्पणी की कि फिल्म ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं हो सकती है, लेकिन पैसे के लिए बहुत कुछ पेश करती है। उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि यह एक कठिन, दोषी आनंद वाली पश्चिमी फिल्म थी। 43 हालांकि डॉक हॉलिडे के रूप में वैल किल्मर के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, लेकिन उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ऑस्कर नामांकन नहीं मिला। उन्हें एमटीवी मूवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रदर्शन और सबसे वांछनीय पुरुष के लिए नामांकित किया गया था। 44
पुस्तकें। केविन जारे की पटकथा से अनुकूलित इसी नाम का एक पेपरबैक उपन्यास, जिसे जाइल्स टिपेट ने लिखा और बर्कले पब्लिशर्स ने प्रकाशित किया, 1 जनवरी 1994 को रिलीज किया गया। यह पुस्तक ओके कोरल और ईयर्प वेंडेट्टा राइड में गोलीबारी की वास्तविक जीवन की घटनाओं को नाटकीय रूप देती है, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। यह जारे की पटकथा में पश्चिमी शैली के विचारों का विस्तार करता है। 45 फिल्म के बारे में एक किताब, द मेकिंग ऑफ टॉम्बस्टोन, 2018 में प्रकाशित हुई थी। जॉर्ज पेन कॉस्मेटोस, 4 जनवरी 1941, 19 अप्रैल 2005, एक ग्रीक इतालवी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक थे। रिचर्ड बर्टन के साथ रोम में नरसंहार, वास्तविक जीवन के अर्देतिन हत्याकांड पर आधारित जैसी ड्रामा फिल्मों के साथ अपने देश में शुरुआती सफलता के बाद, कॉस्मेटोस ने अपने करियर को मुख्यधारा की ब्लॉकबस्टर, एक्शन और एडवेंचर फिल्मों की ओर मोड़ दिया, जिसमें द कैसंड्रा क्रॉसिंग और एस्केप टू एथेना शामिल है, जो दोनों ब्रिटिश इतालवी सहनिर्माण थे। उत्तरी अमेरिका में स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने हॉरर फिल्म ऑफ अननोन ओरिजिन का निर्देशन किया। इसके बाद उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध काम हुए, जिनमें एक्शन फिल्में रेम्बो, फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 और कोबरा, दोनों में सिल्वेस्टर स्टेलोन। प्रारंभिक जीवन। कॉस्मेटोस का जन्म इटली के फ्लोरेंस में एक ग्रीक परिवार में हुआ था और वे मिस्र और साइप्रस में बड़े हुए। कहा जाता है कि वे 6 भाषाएं बोलते थे। 2 लंदन फिल्म स्कूल में फिल्म का अध्ययन करने के बाद, जहां उन्होंने अपनी भावी पत्नी, स्वीडिश मूर्तिकार और कलाकार बिर्गिट्टा लजुंगबर्ग से मुलाकात की, जब वे दोनों 17 वर्ष के थे। वे लियोन उरिस के इसराइल के जन्म के उपन्यास पर आधारित एक्सोडस, 1960 में ओटो प्रेमिंगर के सहायक निर्देशक बने। 1960 में उन्होंने बिर्गिट्टा से विवाह किया, जो 26 जुलाई 1941 को मेडेलपैड में एंज नगरपालिका के हेवेरो में पैदा हुई थी। इसके बाद उन्होंने जोरबा द ग्रीक, 1964 में काम किया। 1980 के दशक के प्रारंभ में परिवार विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया चला गया। आजीविका। कॉस्मेटोस को इटली में मार्सेलो मैस्ट्रोयानी के साथ रैपर सेग्लिया, 1973 और सोफिया लोरेन के साथ द कैसांद्रा क्रॉसिंग, 1976 फिल्मों के निर्देशन में सफलता मिली। 1979 में उन्होंने ब्रिटिश विश्व युद्ध टू एडवेंचर फिल्म एस्केप टू एथेना बनाई, जिसमें रोजर मूर, डेविड निवेन, टेली सावलस, इलियट गोल्ड और क्लाउडिया कार्डिनले सहित सभी सितारों ने अभिनय किया था। उन्होंने कनाडाई हॉरर फिल्म ऑफ अननोन ओरिजिन के साथ उत्तर अमेरिकी निर्देशन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 1986 में सिल्वेस्टर स्टेलोन अभिनीत बॉक्स ऑफिस हिट रेम्बो, फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 और कोबरा, स्टेलोन की एक और फिल्म का निर्देशन किया। 8 अगस्त 1986 को 1989 में उन्होंने साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म लेविथान का निर्देशन किया, जिसमें पीटर वेलर, रिचर्ड क्रेना, एर्नी हडसन और अमांडा पेज ने अभिनय किया, जिसमें स्टेन विंस्टन द्वारा डिजाइन किए गए विशेष प्रभाव थे। अपने करियर के आखिरी दौर में कॉस्मेटोस को टॉम्बस्टोन के लिए अधिक प्रशंसा मिली, जो डॉक हॉलिडे और वायट ईयर्प के बारे में 1993 की एक वेस्टर्न फिल्म थी। इस फिल्म को विशेष रूप से डॉक हॉलिडे के रूप में वैल किल्मर के असाधारण प्रदर्शन के लिए सराहा गया था। वायट ईयर्प की भूमिका निभाने वाले कर्ट रसेल ने कहा कि स्टेलोन ने पहले निर्देशक, लेखक केविन जारे को हटाने के बाद कॉस्मेटोस की सिफारिश की थी, लेकिन कॉस्मेटोस ने टॉम्बस्टोन के कार्यकारी निर्माता एंड्रयू जी. वाजना के साथ रेम्बो, फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 पर भी काम किया था। 6 जुलाई 1997 को उनकी पत्नी बिर्गिट्टा की मृत्यु हो गई। उन्हें वही दफनाया गया जहां उनका जन्म हुआ था, और कॉस्मेटोस का करियर रुक गया। अपने फिल्मी करियर के अलावा कॉस्मेटोस दुर्लभ पुस्तकों के संग्रहकर्ता थे, जो मुख्य रूप से 19वीं, 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य और हस्ताक्षरित और उत्कीर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनकी लाइब्रेरी सोथबी के माध्यम से बेची गई थी। 5 जॉर्ज पेन कॉस्मेटोस का 19 अप्रैल 2005 को 64 वर्ष की आयु में ब्रिटिश कोलंबिया के विक्टोरिया स्थित उनके घर पर फेफड़ों के कैंसर से निधन हो गया। 6 उनके बेटे
पेनोस कॉस्मेटोस बच गए, जिन्होंने कहा है कि उनकी स्वतंत्र रूप से रिलीज की गई अत्यथार्थवादी फिल्म बियॉन्ड द ब्लैक रेनबो को मुख्य रूप से उनके पिता की फिल्म टॉम्बस्टोन की रॉयल्टी से वित्त पोषित किया गया था। उद्धरण आवश्यक। फिल्मोग्राफी। पाप 1971, रोम में नरसंहार 1973। 1966 में रसेल को वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस के साथ 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था, जहां वह रॉबर्ट ओसबोर्न के अनुसार स्टूडियो के 70 के दशक के शीर्ष स्टार बन गए। 2. डिज्नी के लिए रसेल की पहली फिल्म फॉलो मी बॉयज थी। 1966। वॉल्ट डिज्नी ने रसेल का वर्णन एक 15 वर्षीय लड़के के रूप में किया, जिसके लिए मैं एक महान अभिनय भविष्य की भविष्यवाणी करता हूं। 20, जो दिसंबर 1966 में उनकी मृत्यु से पहले डिज्नी की अंतिम फिल्माई गई उपस्थिति साबित होगी। डिज्नी द्वारा लिखी गई आखिरी चीजों में से एक कागज के एक टुकड़े पर कर्ट रसेल, हालांकि किर्ट के रूप में गलत वर्तनी नाम था। 21 जनवरी 1967 में रसेल ने वॉल्ट डिज्नी के वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ कलर। इस दौरान रसेल ने गैर डिज्नी टीवी शो में अतिथि कलाकार के रूप में काम करना जारी रखा। वह जेसी फ्लिपन और टॉम ट्रायन एनबीसी वेस्टर्न सीरीज द रोर वेस्ट के एपिसोड चरारे ऑफ जस्टिस में दिखाई दिए, जिसमें बैरी सुलिवन ने अभिनय किया था। सीबीएस के लॉस्ट इन स्पेस के मार्च 1966 के एपिसोड द चैलेंज में उन्होंने क्वानो की भूमिका निभाई, जो एक ग्रह शासक का बेटा था। 22 शेरमैन ब्रदर्स म्यूजिकल द वन एंड ओनली जेन्युइन ओरिजिनल फैमिली बैंड 1968 को फिल्माते समय रसेल की मुलाकात अपने भावी साथी गोल्डी हॉर्न से हुई। 23 डिज्नी के लिए उन्होंने द हॉर्स इन द ग्रे फ्लैनेल सूट 1969 और गन्स इन द हीदर 1969 बनाई। स्टार बनने। 1974 के एक पब्लिसिटी फोटो में रसेल। डिज्नी ने रसेल को द कंप्यूटर वॉर टेनिस शूज 1969 में मुख्य भूमिकाएं दी, जो एक बड़ी हिट रही। इसके बाद उन्होंने द बेयरफुट एग्जीक्यूटिव 1971 में भी सफलता प्राप्त की। 1971 में उन्होंने जेम्स स्टीवर्ट के साथ फूल्स परेड में जेल से रिहा हुए एक युवा डाकू की भूमिका निभाई। 24 बाद में उन्होंने रूम 222 के एक एपिसोड में एक आदर्शवादी हाई स्कूल के छात्र के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जिसने प्रदूषण के खतरों से आगाह करने के लिए पॉल रेवरे की वेशभूषा धारण की। 25 हालांकि उनका अधिकांश फिल्मी काम डिज्नी के लिए था, जैसे नाउ यू सी हिम, नाउ यू डोंट 1971, चार्ली एंड द एंजल 1973 और सुपर डैड 1973। बेसबॉल कैरियर। रसेल का भी अपने पिता की तरह ही बेसबॉल करियर था। 1970 के दशक की शुरुआत में रसेल कैलिफोर्निया एंजेल्स माइनर लीग से जुड़े लोगों बेंड रेनबो 1971, 26, 27, 28, 29 और वाला वाला आइलैंडर्स 1972 के लिए शॉर्ट सीजन क्लास ए शॉर्ट सीजन नॉर्थवेस्ट लीग में स्विच हिटिंग सेकंड बेसमैन थे। 30, 31 फिर 1973 में टेक्सास लीग के एल पासो सन किंग्स के साथ क्लास ए में चले गए। 32, 33 जब रसेल सीजन की शुरुआत में डबल प्ले की धुरी को घुमाने के लिए मैदान में थे, तो दूसरे बेस पर आने वाले धावक ने उनसे टक्कर मार दी और रसेल के दाहिने थ्रोइंग कंधे में रोटेटर कफ को फाड़ दिया। वह एल पासो में वापस नहीं लौटे, लेकिन अपने छोटे सीजन के अंत में नॉर्थवेस्ट लीग में स्वतंत्र पोर्टलैंड मावेरिक्स के लिए एक नामित हिटर थे। टीम का स्वामित्व उनके पिता के पास था और वह अंतरिम में उनके लिए प्रचार कार्य कर रहे थे। 34 चोट के कारण उन्हें 1973 में बेसबॉल से संन्यास लेना पड़ा और अभिनय में उनकी वापसी हुई। 35 टीवी स्टार। 1974 की शरद ऋतु में वे एबीसी श्रृंखला द न्यू लैंड में दिखाई दिए, जो 1972 की इसी नाम की स्वीडिश फिल्म से प्रेरित थी। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित, इसे बहुत कम रेटिंग मिली और 13 में से केवल 6 एपिसोड प्रसारित किए गए। वे द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड 1975 के लिए डिज्नी में वापस आए। हॉलीवुड में प्रवेश।
रसेल को 1979 की टेलीविजन फिल्म एल्विस के लिए लिमिटेड सीरीज या स्पेशल में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें उनकी तत्कालीन पत्नी सीजन हुबली ने प्रिसिला की भूमिका निभाई थी। 36 यह एक बाल कलाकार के रूप में वर्षों के बाद रसेल के हॉलीवुड करियर को बदल देगा। 37 इसका निर्देशन जॉन कारपेंटर ने किया था और इससे दोनों पुरुषों के बीच कई सहयोग हुए। रसेल ने एम्बर वेव्स 1980 और कॉमेडी यूज्ड कार्स 1980 में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने कारपेंटर द्वारा निर्देशित एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क 1981 में स्नेक प्लिस्केन की भूमिका निभाई। 38 वह द फॉक्स एंड द हाउंड 1981 के लिए एक वयस्क के रूप में कॉपर की आवाज प्रदान करने के लिए डिज्नी में लौट आए। फिर द थिंग 1982 के लिए कारपेंटर के साथ फिर से जुड़ गए, जो जॉन डब्ल्यू कैंपबेल जूनियर की लघु कहानी हु गोज देयर पर आधारित थी, जिसे पहले भी फिल्म में व्याख्यायित किया गया था, हालांकि शिथिल रूप से। 1951 की द थिंग फ्रॉम अदर वर्ल्ड में। 39 सिल्कवुड 1983 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 40 रसेल ने स्विंग शिफ्ट 1984 बनाई, जिसमें गोल्डी हॉर्न उनके सहकलाकार थे, जो उनके रोमांटिक पार्टनर बन गए। उन्होंने द मीन सीजन 1986 और द बेस्ट ऑफ टाइम्स 1986 में अभिनय किया। फिर बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना में एक प्राचीन चीनी युद्ध में फंसे एक एंटी हीरो ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई। एक और कारपेंटर फिल्म जो द थिंग की तरह शुरू में एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक निराशा थी, लेकिन बाद में एक पंथ दर्शकों को प्राप्त किया। बॉक्स ऑफिस पर अधिक लोकप्रिय ओवरबोर्ड 1987 थी, जो गोल्डी हॉर्न के साथ एक कॉमेडी थी। 41 1988 वर्तमान वेल एडवर्ड किल्मर जन्म 31 दिसंबर 1959 एक अमेरिकी अभिनेता है। मूल रूप से एक स्टेज अभिनेता, उन्हें कॉमेडी फिल्मों में अभिनय के बाद प्रसिद्धि मिली, जिसकी शुरुआत टॉप सीक्रेट 1984 और रियल जीनियस 1985 से हुई। साथ ही सैन्य एक्शन फिल्म टॉप गन 1986 और फंतासी फिल्म विलो 1988 में भी काम किया। किल्मर को ओलिवर स्टोन की द डोर्स 1991 में जिम मॉरिसन की भूमिका के लिए प्रशंसा मिली। उन्हें वेस्टर्न टॉम्बस्टोन 1993 और क्राइम ड्रामा ट्रू रोमांस 1993 और हीट 1995 जैसी फिल्मों में मुख्य किरदार के रूप में लिया गया था। उन्होंने जोएल शूमाकर की बैटमैन फॉरएवर 1995 में बैटमैन की भूमिका निभाई और द घोस्ट एंड द डार्कनेस 1996, द सेंट 1997, द प्रिंस ऑफ इजिप्ट 1998, अलेक्जेंडर 2004, किस किस बैंग बैंग 2005 और द स्नोमैन 2017 जैसी फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। 2022 में किल्मर ने टॉप गन मेवरिक 2022 में आइसमैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 2015 में किल्मर को गले के कैंसर का पता चला था। उनकी श्वासनली पर एक प्रक्रिया हुई थी, जिससे उनके स्वर रज्जु इस हद तक क्षतिग्रस्त हो गए थे कि उन्हें बोलने में अत्यधिक कठिनाई हो रही थी। उन्होंने कीमोथेरेपी और 2 ट्रेकियोटॉमी भी करवाईं। 3, 4, 5, 6, 2020 में उन्होंने अपना संस्मरण प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था आई एम योर हकलबेरी ए मेमोयर। 7, 2021 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म वेल उनके स्वास्थ्य के मुद्दों और करियर का दस्तावेज है। इसका प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। 8, वह 1990 के दशक के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $3.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 9, 1992 में आलोचक रोजर एबर्ट ने लिखा, अगर अपनी पीढ़ी के सबसे गुमनाम अग्रणी व्यक्ति के लिए कोई पुरस्कार है, तो किल्मर को मिलना चाहिए। 10, प्रारंभिक जीवन। किल्मर का जन्म 31 दिसंबर 1959 को लॉस एंजिल्स,
कैलिफोर्निया में हुआ था। एक वे ग्लेडिस स्वेनेट, नी एकस्टेड, 11 और यूजीन डोरिस किल्मर के 3 बेटों में दूसरे थे। 12 उनकी मां स्वीडिश वंश की थी। 13 उनके अन्य पूर्वजों में आयरिश, जर्मन और चेरोकी जड़ें शामिल है। 14 उनके माता-पिता का 1968 में तलाक हो गया जब वह 8 साल के थे। बाद में उनकी मां ने 1970 में विलियम बर्नार्ड लीच से शादी कर ली। किल्मर के दादा एरिजोना की सीमा के पास न्यू मैक्सिको में एक सोने की खान में काम करते थे। 15 1977 में किल्मर के छोटे भाई वेस्ले, जिन्हें मिर्गी थी, 15 साल की उम्र में एक जकूजी में डूब गए। 16 17 उन्होंने केविन स्पेसी के साथ चैट्सवर्थ हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1 उनकी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड मारे विनिंगहेम थी। 18 वह उस समय जुलियार्ड स्कूल के ड्रामा डिवीजन में स्वीकार किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए, जहां वे ग्रुप 10 के सदस्य थे। 19 आजीविका 1980 के दशक। किल्मर ने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की 1983 की फिल्म द आउटसाइडर्स में भूमिका निभाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास पहले से थिएटर प्रतिबद्धताएं थीं। 20 1983 में वह केविन बेकन, सीन पेन और जैकी अर्ल हेली के साथ द स्लैब बॉयज में ब्रॉडवे से बाहर दिखाई दिए। उसी वर्ष उनकी पहली ऑफस्टेज अभिनय भूमिका टेलीविजन विज्ञापनों को छोड़कर एबीसी आफ्टर स्कूल स्पेशल के एक एपिसोड के रूप में आई, जिसे 1 टू मैनी कहा जाता है, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने पर एक शैक्षिक नाटक था। 21 इसमें एक युवा मिशेल फिफर ने भी अभिनय किया। इसके अलावा 1983 में किल्मर ने माई एरेंस आफ्टर बर्न्स नामक अपनी कविताओं का एक संग्रह स्वयं प्रकाशित किया, जिसमें फिफर के साथ उनके समय से प्रेरित कविताएं शामिल थीं। कविताओं की पुस्तक प्राप्त करना मुश्किल और महंगा है। ज्ञात सेकंड हैंड प्रतियों की कीमत $300 और उससे अधिक है। 22 23 24 उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें जासूसी फिल्म टॉप सीक्रेट के कॉमेडी स्पूफ में शीर्ष स्थान मिला, जिसमें उन्होंने एक अमेरिकी रॉक एंड रोल स्टार की भूमिका निभाई। किल्मर ने फिल्म के सभी गाने गाए और फिल्म के किरदार निक रिवर्स के नाम से एक एल्बम रिलीज किया। 25 अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं और प्रतिष्ठा हासिल करने के साथ साथ उन्होंने अपने करिश्मे और संकीर्णता के लिए भी ख्याति प्राप्त की। कई महिलाओं के साथ डेटिंग की। 24 एक संक्षिप्त अंतराल के दौरान उन्होंने 1985 की कॉमेडी रियल जीनियस में मुख्य किरदार निभाने से पहले पूरे यूरोप में बैकपैकिंग की। उन्होंने डेविड लिंच की ब्लू वेलवेट 26 में एक भूमिका ठुकरा दी, इससे पहले कि उन्हें टॉम क्रूज के साथ एक्शन फिल्म टॉप गन में नौसेना के एविएटर आइसमैन के रूप में लिया गया। टॉप गन ने दुनिया भर में कुल $344 मिलियन से अधिक की कमाई की और किल्मर को एक प्रमुख स्टार बना दिया। 27 टेलीविजन फिल्म द मर्डर्स इन द रूए मॉर्ग और द मैन हू ब्रोक 1000 चेन्स में भूमिकाओं के बाद किल्मर ने फंतासी विलो में मैर मार्टिगन का किरदार निभाया। उन्होंने अपनी भावी पत्नी सहकलाकार जोआन वाले से फिल्म के सेट पर मुलाकात की। किल्मर ने 1988 में हैमलेट के कोलोराडो शेक्सपियर महोत्सव उत्पादन में अभिनय किया। 1990 के दशक। कर्ट वोगेल रसेल, जन्म 17 मार्च 1951, एक अमेरिकी अभिनेता है। 12 साल की उम्र में उन्होंने वेस्टर्न टीवी सीरीज द ट्रेवल्स ऑफ जेमी मैकफीटर्स 1963 से 1964 में अभिनय करना शुरू किया। 1960 के दशक के अंत में उन्होंने द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के साथ 10 साल का अनुबंध किया, जहां उन्होंने द कंप्यूटर वॉर टेनिस शूज 1969, नाउ यू सी हिम, नाउ यू डोंट 1972 और द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड 1975 जैसी फिल्मों में डेक्सटर रिले के रूप में अभिनय किया। एल्विस 1979 में रॉक एंड रोल सुपरस्टार एल्विस प्रेस्ली की भूमिका के लिए उन्हें लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर की श्रेणी में प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। एक टर्नर क्लासिक मूवीज के रॉबर्ट ओसबोर्न के अनुसार रसेल 1970 के दशक में स्टूडियो के शीर्ष स्टार बन। रसेल को माइक निकोल्स की सिल्कवुड
1983 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1980 के दशक में भी उन्होंने जॉन कारपेंटर द्वारा निर्देशित कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने नायक विरोधी भूमिकाएं निभाईं। भविष्य की एक्शन फिल्म एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क 1981, इसका सीक्वल एस्केप फ्रॉम एलए 1996, हॉरर फिल्म द थिंग 1982 और कुंगफू कॉमेडी एक्शन फिल्म बिग ट्रबल इन लिटिल चाइना 1986। रसेल ने कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें यूज्ड कार्स 1980, द बेस्ट ऑफ टाइम्स 1986, ओवरबोर्ड 1987, टैंगो एंड कैश 1989, बैकड्राफ्ट 1991, टॉम्बस्टोन 1993, स्टारगेट 1994, एग्जीक्यूटिव डिसीजन 1996, ब्रेकडाउन 1997, वेनिला स्काई 2001, मिरेकल 2004, स्काई हाई 2005, डेथ प्रूफ 2007, द हेटफुल आर्ट 2015 और वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 2019 शामिल है। वह फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में मिस्टर नोबॉडी, फ्यूरियस 7 2015, द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 और F9 2021 में अभिनय के रूप में भी दिखाई दिए। 3, 4, 2, 2017 और व्हाट इफ 2021 में काम किया है और द क्रिसमस क्रॉनिकल्स 2018 और द क्रिसमस क्रॉनिकल्स 2 2020 में सांता क्लॉज की भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन। कर्ट वोगेल रसेल का जन्म 17 मार्च 1951 को स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स के वेसन मैटरनिटी अस्पताल में हुआ था। 6. उनके पिता बिंग रसेल भी एक अभिनेता थे। उनकी मां लुइस जूलिया नी क्रोन रसेल 7 एक नर्तकी है। प्रशस्ति पत्र की जरूरत। रसेल अंग्रेजी, आयरिश, जर्मन और स्कॉटिश वंश का है। प्रशस्ति पत्र की जरूरत। उनकी 3 बहनें हैं। प्रशस्ति पत्र की जरूरत। जिल फ्रेंको, 8 जेमी और जोडी। प्रशस्ति पत्र की जरूरत। जब वह एक बच्चे थे तब उनका परिवार कैलिफोर्निया में स्थानांतरित हो गया था और रसेल थाउजेंड ओक्स में बड़े हुए थे। 9. रसेल ने अपने ग्रेड स्कूल के वर्षों के दौरान लिटिल लीग बेसबॉल खेला। 10, 11, 12. उन्होंने 1969 में कैलिफोर्निया के थाउजेंड ओक्स हाई स्कूल से स्नातक किया। उद्धरण वांछित। उनके पिता पेशेवर बेसबॉल खेलते थे। उनकी बहन जिल बेसबॉल खिलाड़ी मैट फ्रेंको की मां है। 13. 1969 से 1975 तक रसेल ने कैलिफोर्निया एयर नेशनल गार्ड में सेवा की और 146वें टैक्टिकल एयरलिफ्ट विंग से संबंधित थे, जो उस समय वैन नुइस में स्थित था। 14. आजीविका। बाल कलाकार। 1964 में द मैन फ्रॉम यूएनसीएली के एक एपिसोड में रॉबर्ट वॉन के साथ रसेल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इट हैपेंड एट द वर्ल्ड्स फेयर के लिए एक बिना श्रेय वाले हिस्से से की, जिसमें उन्होंने एक लड़के की भूमिका निभाई जिसने एक पायलट, एल्विस प्रेस्ली, के पैर में लात मारी थी। 15. 24 अप्रैल 1963 को रसेल ने एबीसी सीरीज अवर मैन हिगिंस में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें स्टेनली होलोवे ने एक अमेरिकी परिवार में एक अंग्रेज बटलर की भूमिका निभाई। 16. बाद में उन्होंने एबीसी वेस्टर्न सीरीज द ट्रेवल्स ऑफ जेमी मैकफीटर्स 1963 से 64 में मुख्य भूमिका निभाई। यह शो रॉबर्ट लुइस टेलर के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था, जिसने 1959 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। 17. 1964 में रसेल ने एबीसी सीरीज द फ्यूजिटिव के एक एपिसोड नेमेसिस में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें पुलिस लेफ्टिनेंट फिलिप जेरार्ड के बेटे के रूप में उन्हें अनजाने में उनके पिता के शिकार डॉक्टर रिचर्ड किम्बल द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। एनबीसी के द वर्जीनियन में उन्होंने गलत अनाथ की भूमिका निभाई, जिसका पिता रोरी कैलहॉन द्वारा निभाया गया एक डाकू था जो अभी भी जीवित था और हाल ही में अपने बेटे की तलाश में जेल से रिहा हुआ था। 18. रसेल ने 1964 में वेस्टर्न सीरीज गनस्मोक के
ब्लू हेवन एपिसोड में पैकी केर्लिन नामक एक बच्चे की भूमिका निभाई थी। 13 साल की उम्र में रसेल ने सीबीएस के गिलिगन आइलैंड के एक एपिसोड में जंगल बॉय की भूमिका निभाई, जो 6 फरवरी 1965 को प्रसारित हुआ। 19 रसेल ने टकीला सनराइज 1988 में अपने प्रदर्शन का श्रेय हॉलीवुड को उनके प्रति अलग दृष्टिकोण रखने के लिए दिया। उद्धरण वांछित उन्होंने विंटर पीपल 1989 में अभिनय किया और टैंगो एंड कैश 1989 में सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ सहअभिनय किया। रसेल ने बैकड्राफ्ट 1991 में लेफ्टिनेंट स्टीफन बुल मैककैफरे, टॉम्बस्टोन 1993 में वायट ईयर्प और सैन्य विज्ञान कथा फिल्म स्टारगेट 1994 में कर्नल जैक ओनील की भूमिका निभाई। 1994 की फिल्म फॉरेस्ट गंप में एल्विस प्रेस्ली की आवाज के रूप में उनकी एक अप्रकाशित भूमिका भी थी। एक 2004 की फिल्म मिरेकल में यूएस ओलंपिक हॉकी कोच हर्ब ब्रूक्स के उनके चित्रण ने आलोचकों की प्रशंसा जीती। कई मायनों में यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने लिखा, चमत्कार कर्ट रसेल का है। शिकागो सन-टाइम्स के रोजर एबर्ट ने लिखा, रसेल ने यहाँ असली अभिनय किया है। 42 द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने लिखा, श्री रसेल का चालाक और दूरस्थ प्रदर्शन मिरेकल को ताजी हवा के कुछ झोंके देता है। 43 2006 में रसेल ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि उन्होंने श्रेय निर्देशक जॉर्ज पी. कॉस्मेटोस की ओर से 1993 की हिट वेस्टर्न फिल्म टॉम्बस्टोन का भूत निर्देशन किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉस्मेटोस को शॉर्ट सूचियां दी थीं। 44 रसेल ने दावा किया कि पहले निर्देशक लेखक केविन जारे को हटाने के बाद स्टेलोन ने उन्हें कॉस्मेटोस की सिफारिश की थी, लेकिन कॉस्मेटोस ने इससे पहले रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 में टॉम्बस्टोन के कार्यकारी निर्माता एंड्रयू जी. वजना के साथ भी काम किया था। रसेल ने कहा कि उन्होंने कॉस्मेटोस से वादा किया था कि जब तक कॉस्मेटोस जीवित है, वे इसे गुप्त रखेंगे। कॉस्मेटोस की अप्रैल 2005 में मृत्यु हो गई। 44 रसेल ने कहा कि उन्हें अपने संस्करण को संपादित करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वजना ने उन्हें फिल्म की हर चीज का एक टेप दिया। रसेल ने क्वेंटिन टारनटिनो की फिल्म ग्रिंडहाउस 2007 के डेथ प्रूफ सेगमेंट में खलनायक स्टंटमैन माइक की भूमिका निभाई और 2 और टारनटिनो फिल्मों द हेटफुल 8 2015 और वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 2019 में भी काम किया। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क के रीमेक की घोषणा के बाद रसेल कथित तौर पर अपने सिग्नेचर कैरेक्टर स्नेक प्लिस्केन की भूमिका निभाने के लिए जेरार्ड बटलर से नाराज थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह किरदार पूरी तरह से अमेरिकी था। 45-46 रसेल द बैटर्ड बास्टर्ड्स ऑफ बेसबॉल में दिखाई दिए, जो उनके पिता और पोर्टलैंड मावेरिक्स के बारे में एक वृत्तचित्र था, जिसका 2014 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू हुआ था। 47 उन्होंने 2015 में एक्शन थ्रिलर फ्यूरियस 7 में सहअभिनय किया। 48 उसी वर्ष रसेल ने वेस्टर्न हॉरर फिल्म बोन टॉमहॉक में शेरिफ फ्रैंकलिन हंट के अपने चित्रण के लिए ध्यान आकर्षित किया। 49-50 4 मई 2017 को रसेल और गोल्डी हॉर्न को मोशन पिक्चर्स में उनकी उपलब्धियों के लिए हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक डबल स्टार समारोह में सितारे मिले, जो 6201 हॉलीवुड बुलेवार्ड पर स्थित है। 51, 52, 53 व्यक्तिगत जीवन। रसेल 2013 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रसेल ने अभिनेत्री सीजन हुबली से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात एल्विस की फिल्म करते समय 1979 में हुई थी, और उनका एक बेटा बोस्टन, जन्म 16 फरवरी 1980 था। 1983 में हुबली से तलाक के बाद रसेल ने गोल्डी हॉर्न के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की और स्विंग शिफ्ट और ओवरबोर्ड में उनके साथ दिखाई दिए। इससे पहले वे 1968 में द वन एंड ओनली जेन्युइन ओरिजिनल फैमिली बैंड में उनके साथ दिखाई दिए थे। उनका एक बेटा वायट रसेल, जन्म 10 जुलाई 1986 है, और उनके पास वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया 53 स्नोमास विलेज, कोलोराडो
55 मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, 56 ब्रेंटवुड, 57 और पाम डेजर्ट, कैलिफोर्निया में घर है। 58 दिसंबर 2020 में पीपल के साथ एक साक्षात्कार में रसेल ने खुलासा किया कि उन्हें और हॉर्न को कभी भी शादी करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि विवाह प्रमाणपत्र कुछ भी ऐसा नहीं बनाने वाला था जो अन्यथा हमारे पास नहीं होता। 59 रसेल एक स्वतंत्रतावादी है। 60 2020 में उन्होंने कहा कि मशहूर हस्तियों को अपनी राजनीतिक राय खुद तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि इससे उनके काम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 61 रसेल एक शिकारी और बंदूक अधिकारों के कट्टर समर्थक है और उन्होंने कहा कि बंदूक नियंत्रण से आतंकवाद कम नहीं होगा। 62 वह एक एफए लाइसेंस प्राप्त निजी पायलट भी है, जिनके पास सिंगल, मल्टी इंजन और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग है, और वे मानवीय विमानन संगठन विंग्स ऑफ होप के मानद परिषद सदस्य है। 63 2010 में उन्हें लिविंग लीजेंड्स ऑफ एविएशन के हिस्से के रूप में शामिल किया गया, जहां उन्हें साथी अभिनेता पायलट जॉन ट्रेवोल्टा से एविएशन मेंटर अवार्ड मिला। 64 फरवरी 2003 में रसेल और हॉर्न वैंकूवर चले गए ताकि उनका बेटा हॉकी खेल सके। 54 फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1963 यह विश्व मेले में घटित हुआ लड़का माइक को लात मार रहा है, बिना श्रेय वाला कैमियो। 65 1964 गन्स ऑफ डायब्लो जेमी मैकफीटर्स 1966 मेरे पीछे आओ लड़कों भाई टी 2000 में किल्मर की पहली भूमिका बड़े बजट की वार्नर ब्रदर्स बॉक्स ऑफिस आपदा 47 रेड प्लेनेट में थी। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म पोलक में सहायक भूमिका निभाई और पहली बार सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 2002 में उन्होंने थ्रिलर द साल्टन में अभिनय किया, जिसे आमतौर पर अच्छी समीक्षा मिली। 48 लेकिन इसे केवल सीमित रिलीज मिली। 49 उसी वर्ष उन्होंने अपने ट्रू रोमांस सहकलाकार क्रिश्चियन स्लेटर के साथ मिलकर कम बजट की फिल्म हार्ड कैश में काम किया, जिसे रन फॉर द मनी के नाम से भी जाना जाता है। 2003 में किल्मर ने केट बोसवर्थ के साथ ड्रामा थ्रिलर वंडरलैंड में पोर्न स्टार जॉन होम्स की भूमिका निभाई। वह द मिसिंग में भी दिखाई दिए, जहां उन्होंने फिर से विलो निर्देशक रॉन हॉवर्ड के साथ काम किया। अगले वर्ष उन्होंने डेविड मैमेट की स्पार्टन में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक संयुक्त राज्य सरकार के गुप्त एजेंट की भूमिका निभाई, जिसे राष्ट्रपति की अपहृत बेटी को बचाने का काम सौंपा गया है। भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने डेल्टा फोर्स जैसा प्रशिक्षण प्राप्त किया। 50 इसके बाद उन्होंने ड्रामा स्टेटसाइड में एक भूमिका निभाई और थ्रिलर माइंडहंटर्स में फिर से स्लेटर के साथ अभिनय किया, जिसे 2003 में फिल्माया गया था, लेकिन 2005 तक रिलीज नहीं किया गया था। इसके अलावा 2004 में किल्मर बीसीबीजी के संस्थापक मैक्स अजरिया द्वारा निर्मित द 10 कमांडमेंट्स द म्यूजिकल के लॉस एंजिल्स संगीत निर्माण में मूसा की भूमिका निभाने के लिए थिएटर में लौटे। 52 यह प्रोडक्शन हॉलीवुड के कोडक थिएटर में खेला गया और इसमें एडम लैम्बर्ट भी शामिल थे। किल्मर ने पहले एनिमेटेड फिल्म द प्रिंस ऑफ इजिप्ट में मूसा की भूमिका निभाई थी। अंत में 2004 में किल्मर एंटोरेज के एक एपिसोड में दिखाई दिए, जहां उन्होंने एक शेर्पा की भूमिका निभाई, जिसकी आय का प्राथमिक स्रोत उच्च गुणवत्ता वाली भांग उगाना, कटाई करना और वितरित करना था, सभी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आड़ में। किल्मर 50 सेंट के बगल में खड़े हैं, जिनका साक्षात्कार लिया जा रहा है। AMA 2009 में 50 सेंट के साथ किल्मर रिचर्ड डचर, मॉर्मन संबंधित फिल्मों के एक प्रमुख निर्देशक के साथ प्रोफेट द स्टोरी ऑफ जोसेफ स्मिथ नामक एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे, हालांकि यह परियोजना कभी साकार नहीं हुई। 53 किल्मर ने जून से सितंबर 2005 तक लंदन के मंच पर द पोस्टमैन ऑलवेज रिंग्स ट्वाइस में प्रदर्शन किया। 54 2005 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म किस किस बैंग बैंग में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ सहअभिनय किया। उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और फिल्म की अच्छी समीक्षा की गई। 55
लेकिन इसे केवल सीमित रिलीज मिली। 56 बाद में इसे फीनिक्स फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी से ओवरलुक्ड फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 2006 में उन्होंने निर्देशक टोनी स्कॉट के साथ तीसरी बार बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म डेजा वू में डेंजल वॉशिंगटन के साथ सहायक भूमिका निभाई। वैल किल्मर गीत का नाम बॉलिंग फॉर सूप के 2006 के एल्बम द ग्रेट बरिटो एक्सटॉर्शन केस में उनके नाम पर रखा गया था। इस गीत का बाद में 2011 में अमेरिकन आइडल के सीजन 10 में फोर्ड मोटर्स के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया गया था। 2007 में उन्होंने हिट टीवी सीरीज नंबर्स के एपिसोड ट्रस्ट मेट्रिक में यातना विशेषज्ञ मेसन लांसर की भूमिका निभाते हुए अतिथि भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने एक सीडी जारी की जिसकी आय उनके धर्मार्थ कार्यों में चली गई। उद्धरण वांछित 2008 में किल्मर ने सोनी और स्टेज 6 की फिल्म फेलोन, किल्मर 2008 की नाइट राइडर टीवी पायलट फिल्म और उसके बाद की टेलीविजन श्रृंखला के लिए कार किट की आवाज थे। उन्होंने विल आर्नेट का स्थान लिया, जिन्हें जनरल मोटर्स के साथ अनुबंध संबंधी संघर्ष के कारण भूमिका से हटना पड़ा था। उद्धरण वांछित मूल नाइट राइडर श्रृंखला और मूल किट अभिनेता विलियम डेनियल द्वारा स्थापित परंपरा को ध्यान में रखते हुए किल्मर को स्क्रीन पर भूमिका के लिए श्रेय नहीं दिया गया था। उद्धरण वांछित इसके बाद उन्होंने निकोलस केज के साथ वर्नर हर्जोग की फिल्म बैड लेफ्टिनेंट, पोर्ट ऑफ कॉल न्यू ऑरलियंस में और कर्टिस 50 सेंट जैक्सन के साथ स्ट्रीट्स ऑफ ब्लड में अभिनय किया। दोनों ही फिल्में 2009 में रिलीज हुई। वह 2009 में एनबीसी पर 13 के कॉमिक वीडियो गेम के लाइव टीवी श्रृंखला रूपांतर। 2010 के दशक 2010 में किल्मर ने माइकल ओब्लोविच की हॉरर फिल्म द ट्रैवलर में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिशोधी आत्मा की भूमिका निभाई जिसे पुलिस हिरासत में यातना दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। नवंबर 2010 में किल्मर केल्सीविले, कैलिफोर्निया में फिल्मांकन कर रहे थे। वह अंततः अपने आजीवन मित्र फ्रांसिस फोर्ड कोपोला के साथ काम करने और फिल्म ट्विक्स्ट में अभिनय करने में सक्षम हुए। फिल्म का अधिकांश भाग नापा काउंटी में कोपोला की संपत्ति पर फिल्माया गया था। फिल्मांकन में 5 सप्ताह लगने की उम्मीद थी और इसे कोपोला द्वारा स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित किया जा रहा था। 2010 में किल्मर मैकग्रुबर में खलनायक डाइटर वॉन कुंथ के रूप में दिखाई दिए और टेनेशियस डी के टू बी द बेस्ट के संगीत वीडियो में एक छोटी सी कैमियो भूमिका निभाई। किल्मर ने 5 मई 2010 को फुलटन, मिसौरी में विलियम वुड्स विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाषण दिया। 57 परिसर में अपनी सप्ताह भर की यात्रा के दौरान उन्होंने अपना एकल नाटक सिटीजन ट्वेन भी प्रस्तुत किया। 58 उन्हें उनकी रचनात्मक क्षमताओं और कला और रंगमंच में उनके योगदान के सम्मान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 59 कई देरी के बाद निर्देशक ओलिवर स्टोन ने आखिरकार इसी नाम के बैंड की कहानी पर आधारित फिल्म द डोर्स का निर्माण शुरू किया। 28 किल्मर ने ओलिवर स्टोन से जल्दी बात की, इस बात को लेकर चिंतित थे कि वह कहानी के साथ क्या करना चाहते हैं, क्योंकि किल्मर न तो मादक द्रव्यों के सेवन में विश्वास करते थे और न ही इसे बढ़ावा देना चाहते थे। किल्मर ने जिम मॉरिसन को गलत नायकों को चुनने वाले के रूप में देखा, जिनके पास अलग अलग मुद्दे थे जो रचनात्मकता या प्रेरणा का हिस्सा नहीं थे। किल्मर ने मॉरिसन की कहानी को एक ऐसी कहानी के रूप में देखा जिसे हजारों अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता था और वह इसे ड्रग्स की शैली में भूमिका निभाकर नहीं बताना चाहते थे, जिससे ओलिवर स्टोन सहमत थे। उद्धरण वांछित किल्मर ने अपने ऑडिशन से पहले प्रमुख गायक मॉरिसन के सभी गानों के बोल याद कर लिए। किल्मर को मॉरिसन के रूप में चुने जाने के बाद उन्होंने डोर्स श्रद्धांजलि समारोहों में भाग लेकर और मॉरिसन की कविताएं पढ़कर भूमिका के लिए तैयारी की। 30 उन्होंने प्रोडक्शन से पहले करीब 1 साल मॉरिसन जैसे कपड़े पहने और सनसेट स्ट्रिप पर मॉरिसन के पुराने ठिकानों पर समय बिताया। मॉरिसन के उनके चित्रण की प्रशंसा की गई और डोर्स के सदस्यों ने कहा कि किल्मर ने इतना बढ़िया काम किया कि उन्हें मॉरिसन की आवाज से उनकी आवाज को पहचानने में परेशानी हुई। 28
पॉल रोथचाइल्ड ने बैंड के गिटार वादक रॉबी क्रिगर के लिए द एंड का किल्मर का संस्करण बजाया, जिन्होंने उनसे कहा, मुझे वाकई खुशी है कि उन्हें द एंड मिल गया। हमें जिम के साथ लाइव इसकी रिकॉर्डिंग कभी नहीं मिली और अब हमें मिल गई है। हालांकि डोर्स के कीबोर्डिस्ट रे मंजरेक स्टोन की व्याख्या में मॉरिसन को जिस तरह से चित्रित किया गया था उससे उत्साहित नहीं थे। 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में किल्मर ने मिस्ट्री थ्रिलर थंडरहार्ट, एक्शन कॉमेडी द रियल मैकॉय में अभिनय किया और फिर टॉप गन के निर्देशक टोनी स्कॉट के साथ मिलकर ट्रू रोमांस में एल्विस प्रेस्ली की भूमिका निभाई, जिसे क्वेंटिन टारनटिनो ने लिखा था। 1993 में किल्मर ने कर्ट रसेल के साथ वेस्टर्न टॉम्बस्टोन में डॉक्टर हॉलिडे की भूमिका निभाई। फिल्म में डॉक्टर हॉलिडे ई माइनर ओप डॉट बेहतर नंबर 1 में चोपिन के नॉकटर्न का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि किल्मर पियानो नहीं बजाते हैं और उन्होंने तैयारी के लिए महीनों तक उस एक टुकड़े का अभ्यास किया था। 1995 में किल्मर ने विंग्स ऑफ करेज में अभिनय किया, जो एक 3D आईमैक्स फिल्म थी। बैटमैन दिसंबर 1993 में बैटमैन फॉरएवर के निर्देशक जोएल शूमाकर ने टॉम्बस्टोन देखी थी और डॉक हॉलिडे के रूप में किल्मर के प्रदर्शन से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। शूमाकर ने उन्हें बैटमैन की भूमिका के लिए एकदम सही पाया, हालांकि उस समय भूमिका अभी भी माइकल कीटन की थी। 34 जुलाई 1994 में कीटन ने 1992 की बैटमैन रिटर्न्स के बाद तीसरी बैटमैन फिल्म के लिए वापसी नहीं करने का फैसला किया। 35 रचनात्मक मतभेदों के कारण। 34 विलियम बाल्डविन, जिन्होंने पहले फ्लैटलाइनर्स में शूमाकर के साथ काम किया था, को एक शीर्ष दावेदार बताया गया था। हालांकि कीटन के बाहर होने के कुछ ही दिनों बाद किल्मर को कास्ट कर लिया गया। 35 किल्मर ने यह जाने बिना कि नया निर्देशक कौन था और स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही भूमिका ले ली। 34 जून 1995 में रिलीज हुई बैटमैन फॉरएवर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, 36 आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद। 37 किल्मर के प्रदर्शन के बारे में बहस हुई। कुछ आलोचकों, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन, ने सोचा कि किल्मर इस भाग में कीटन के खराब उत्तराधिकारी थे। 38 जबकि अन्य, जैसे रोजर एबर्ट, के पास किल्मर के लिए दयालु शब्द थे। 39 बैटमैन के सह निर्माता बॉब केन ने एक सिनेस्केप साक्षात्कार में कहा कि उस बिंदु तक बैटमैन की भूमिका निभाने वाले सभी अभिनेताओं में से उन्हें लगा कि किल्मर ने सबसे अच्छी व्याख्या दी है। फिल्म समीक्षक लियोनार्ड माल्टिन, जिन्होंने बैटमैन रिटर्न्स में निहित डार्क टोन की आलोचना की, ने फिल्म की समीक्षा करते समय किल्मर के चित्रण की प्रशंसा की। इस फिल्म ने ब्रूस वेन की फिल्मी व्याख्या को भी उनकी कॉमिक बुक समकक्ष के अनुरूप बना दिया तथा उन्हें पिछली फिल्मों के विक्षिप्त एकांतवासी के बजाय एक समाजवादी और बहुत ही सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में दिखाया। फरवरी 1996 में किल्मर ने एक और बैटमैन फीचर फिल्म के लिए वापसी नहीं करने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि खलनायकों के पक्ष में बैटमैन को हाशिए पर रखा जा रहा था। 41 और द सेंट के साथ शेड्यूलिंग समस्याओं के कारण। 1997 की बैटमैन एंड रॉबिन में जॉर्ज क्लूनी ने बैटमैन के रूप में किल्मर की जगह ली। ऐसी भी खबरें थीं कि किल्मर का शूमाकर के साथ खराब कामकाजी रिश्ता था, जो भूमिका को दोबारा न निभाने का एक और कारण था। 42 43 1996 से 1999। 1996 में वे एक काफी हद तक अज्ञात फिल्म डेड गर्ल में दिखाई दिए और मार्लन ब्रैंडो के साथ खराब प्रतिक्रिया वाली 44 द आइलैंड ऑफ डॉ मोरो में अभिनय किया। उस वर्ष किल्मर ने थ्रिलर द घोस्ट एंड द डार्कनेस में माइकल डगलस के साथ अभिनय किया। 1997 में उन्होंने लोकप्रिय एक्शन फिल्म द सेंट में साइमन टेम्पलर की भूमिका निभाई। किल्मर ने शीर्षक भूमिका को एक अधिक मजेदार, कम गंभीर एक्शन थ्रिलर की ओर बदलाव के रूप में देखा, जबकि एक पागल कलाकार, एक बेवकूफ ब्रिटिश वैज्ञानिक, एक क्लीनर और एक रूसी गिरोह के मालिक जैसे भेस के मास्टर गिरगिट पात्रों का आनंद लिया। किल्मर ने फिल्म में कविता भी लिखी। उद्धरण वांछित
उन्हें फिल्म के लिए $6 मिलियन का वेतन मिला। 1998 में उन्होंने एनिमेटेड फिल्म द प्रिंस ऑफ इजिप्ट में मूसा की आवाज दी। इससे पहले उन्होंने स्वतंत्र फिल्म जो द किंग 1999 में अभिनय किया। 1999 में ही उन्होंने ड्रामा रोमांस एट फर्स्ट साइट में एक अंधे व्यक्ति की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने तब तक की अपनी सबसे कठिन भूमिका बताया। 46 किल्मर ने 2005 के तूफान कैटरीना आपदा राहत में मदद करने के लिए न्यू ऑरलियंस की कई यात्राएं की। 74 किल्मर मूल अमेरिकी मामलों के समर्थक और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक है। 75 उन्होंने 2010 में न्यू मैक्सिको के गवर्नर के लिए दौड़ने पर कुछ समय के लिए विचार किया, लेकिन इसके खिलाफ फैसला किया। 76 मई 2013 में किल्मर ने कांग्रेस में इक्विटेबल एक्सेस टू केयर एंड हेल्थ एक्ट या EHEC एक्ट HR 1814 की पैरवी की, जो ओबामा केयर के व्यक्तिगत स्वास्थ्य कवरेज अधिदेश से अतिरिक्त धार्मिक छूट प्रदान करने के लिए एक बिल था। 77-78 किल्मर एक शौकीन संगीतकार है। उन्होंने 2007 में सेशंस विद मिक नामक एक CD जारी की। 79 स्वास्थ्य जनवरी 2015 में किल्मर को उनके प्रतिनिधि ने संभावित ट्यूमर के परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। किल्मर ने सोशल मीडिया पर कहा, मुझे ट्यूमर नहीं हुआ है या ट्यूमर का ऑपरेशन सिक या कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। मुझे एक जटिलता थी जहां देखभाल प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका UCLA ICU की सतर्क निगरानी में रहना था। 80 पहले लगातार अफवाहों का खंडन करने के बाद कि उन्हें कैंसर का पता चला है, किल्मर ने अप्रैल 2017 में कहा कि उन्होंने कैंसर के उपचार का अनुभव किया है। 81-82 दिसंबर 2017 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने खुलासा किया कि किल्मर गले के कैंसर से 2 साल की लड़ाई से गुजरे थे और उनके श्वासनली पर एक प्रक्रिया ने उनकी आवाज को कम कर दिया है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। बोलने के लिए किल्मर 3, 4, 5, 6 किल्मर ने 2020 में बताया कि वह 4 साल से कैंसर मुक्त है, लेकिन उन्होंने खाने के लिए फीडिंग ट्यूब के उपयोग सहित चिकित्सा उपचारों के साथ चल रहे संघर्षों का विवरण दिया। 2021 में किल्मर ने लंदन स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सोनाटिक के साथ मिलकर AI तकनीक का उपयोग करके अपनी आवाज को डिजिटल रूप से फिर से बनाया और अपनी आवाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग को संग्रहीत किया। 84 निकटतम मिलान खोजने के लिए 40 से अधिक मुखर मॉडल तैयार किए गए, जिनका उपयोग भविष्य की परियोजनाओं में किया जा सकता है। 85-86 2022 की फिल्म टॉप गन मैवरिक के लिए निर्देशक जोसेफ कोसिंस्की ने कहा कि इसके विपरीत रिपोर्टों के बावजूद उन्होंने फिल्म में सोनाटिक की AI तकनीक का उपयोग नहीं किया और इसके बजाय किल्मर की वास्तविक आवाज का इस्तेमाल किया, हालांकि स्पष्टता के लिए इसे डिजिटल रूप से बदल दिया गया था। 87 फिल्मोग्राफी पतली परत वैल किल्मर द्वारा फिल्म कार्य वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1984 परम गुप्त निक रिवर्स 1985 असली प्रतिभा क्रिस नाइट 1986 टॉप गन लेफ्टिनेंट टॉम आइसमैन कजांस्की 1988 विलो मैड मार्टिगन 1989 मुझे फिर से मार डालो जैक एंड्रयूज 1991 दरवाजे जिम मॉरिसन 1992 थंडरहार्ट FBI एजेंट रेलेवोई 1993 असली मैककॉय JT बारकर समाधि का पत्थर डॉक्टर हॉलिडे सच्चा प्यार एल्विस प्रेस्ली 1995 बैटमैन फॉरएवर ब्रूस वेन बटा बैटमैन 2012 में किल्मर को बेस्ट स्पोकन वर्ड के लिए ग्रैमी नामांकन मिला। उन्होंने हार्मनी कोरिन की लघु फिल्म द लोटस कम्युनिटी वर्कशॉप में भी अभिनय किया, जो सहयोगी फिल्म द फोर्थ डायमेंशन का हिस्सा है। वह एक वैकल्पिक वास्तविकता से खुद का एक संस्करण निभाता है, एक पूर्व अभिनेता जो स्वयं सहायता गुरु बन गया। द फोर्थ डायमेंशन समानांतर ब्रह्मांडों के बारे में 3 स्टैंडअलोन लघु फिल्मों का एक संग्रह है, जिसे वाइस फिल्म्स ने ग्रोलश फिल्म वर्क्स के सहयोग से बनाया है।
जो इसी नाम की बियर कंपनी का एक नया विभाग है। किल्मर ने नोट किया कि जॉन माल्कोविच, बीइंग जॉन माल्कोविच, और अल पैचिनो, जैक एंड जिल सहित अभिनेताओं की सूची में उनका नाम शामिल होना एक दुर्घटना थी, जो काल्पनिक फिल्मों में उनके वास्तविक जीवन के व्यक्तित्व का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, मुझे अभी भी आधार कहना पसंद है, क्योंकि यह मुझे हर बार हंसाता है। 2002 में किल्मर ने क्रिश्चियन साइंस चर्च की संस्थापक मैरी बेकर एडी 61 और उनके सबसे प्रसिद्ध आलोचकों में से एक मार्क ट्वेन के जीवन के बारे में एक फिल्म पर काम किया। यह फिल्म एडी और ट्वेन के जीवन और संबंधों के बारे में है, जो दो विपरीत जीवन का एक विचित्र, कोमल, दुखद चित्रण है, जो गिल्डेड एज अमेरिका की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है। 62 सिटीजन ट्वेन को शुरू में अप्रैल 2012 में हॉलीवुड वर्कशॉप में वन मैन शो के रूप में प्रदर्शित किया गया था। फिर यह किल्मर की फिल्म परियोजना का आधार बन गया, जो उनके निर्देशन की पहली फिल्म होगी। 60 उनके वन मैन स्टेज शो का 90 मिनट का फिल्म संस्करण सिनेमा ट्वेन के रूप में जारी किया गया था। 63 2013 में वह डिज्नी एनिमेटेड फिल्म प्लेन्स में अपने टॉप गन सहकलाकार एंथनी एडवर्ड्स के साथ फिर से जुड़े। किल्मर ने ब्रावो के किरदार को आवाज दी, जबकि एडवर्ड्स ने इको की आवाज दी। किल्मर ने टेलीविजन शो साइक के सीरीज फिनाले में डिटेक्टिव डॉब्सन की भूमिका भी निभाई। 2017 में किल्मर रूनी मारा और रयान गोसलिंग के साथ और टेरेंस मालिक द्वारा निर्देशित सॉन्ग टू सॉन्ग में दिखाई दिए। 64 किल्मर 2017 की फिल्म द स्नोमैन में भी दिखाई दिए, जिसमें माइकल फैसबेंडर और रेबेका फर्ग्यूसन के साथ और टॉमस अल्फ्रेडसन द्वारा निर्देशित थे। 2020 का दशक। अगस्त 2020 में किल्मर ने अपनी बेटी मर्सिडीज किल्मर के साथ पहली बार पेडायट में स्क्रीन साझा की। 66 किल्मर ने टॉप गन सीक्वल टॉप गन मेवरिक के लिए टॉम आइसमैन कजानस्की के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जिसे 27 मई 2022 को रिलीज किया गया। 67 व्यक्तिगत जीवन। किल्मर आजीवन ईसाई वैज्ञानिक है और गले के कैंसर के निदान के बाद उन्होंने प्रेस में इसे गले के कैंसर का संकेत के रूप में संदर्भित किया। खुद को इस तरह के निदान से स्पष्ट रूप से जोड़ने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने कीमोथेरेपी करवाई, जबकि यह पारंपरिक रूप से उनके धर्म के विरुद्ध था। 68 2011 में किल्मर ने न्यू मैक्सिको में अपना 6000 एकड़ 2400 हेक्टेयर खेत बेच दिया, जहां वह ट्रेकिंग, लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ना और बाइसन पालन करते थे। 61 किल्मर ने पन्नी से ढकी एक भव्य शाही पोशाक पहन रखी है। न्यू ऑर्लियंस में 2009 की मार्डी ग्रास परेड में बैकस के रूप में किल्मर का शासन। रिश्ते और परिवार। किल्मर ने चेर, लेस्ली एन वॉरेन, सिंडी क्रॉफर्ड, एंजेलिना जोली, डेरिल हन्ना और एलेन बार्किन को डेट किया है। 69 किल्मर ने मार्च 1988 से फरवरी 1996 तक अभिनेत्री जोआन भाले से विवाह किया था। दोनों की मुलाकात विलो फिल्म में साथ काम करने के दौरान हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी मर्सिडीज जन्म 1991 और एक बेटा जैक जन्म 1995। प्रतिष्ठा। किल्मर के साथ काम करना मुश्किल है और उन्होंने जिन अभिनेताओं के साथ काम किया है, उनमें से कुछ के साथ उनका झगड़ा भी रहा है, विशेष रूप से द आइलैंड ऑफ डॉ मोरो के सहकलाकार मार्लन ब्रैंडो और रेड प्लैनेट और हीट के सहकलाकार टॉम साइजमोर। 70 किल्मर के टॉम्बस्टोन के सहकलाकार माइकल बियन ने कहा, लोग मुझसे पूछते हैं कि वैल किल्मर के साथ काम करना कैसा लगता है। मुझे नहीं पता। मैं उनसे कभी नहीं मिला, कभी उनसे हाथ नहीं मिलाया। मैं डॉक्टर हॉलिडे को जानता हूं, लेकिन मैं किल्मर को नहीं जानता। 71 रिचर्ड स्टेनली, जिन्होंने निकाले जाने से पहले द आइलैंड ऑफ डॉ मोरो में 3 दिनों के लिए किल्मर का निर्देशन किया था, याद करते हैं, वैल आता था और बहस होती थी। 72 जॉन फ्रैंकेनहाइमर, जिन्होंने स्टेनली की जगह ली, ने कहा, मुझे वैल किल्मर पसंद नहीं है, मुझे उनकी कार्यशैली पसंद नहीं है,
और मैं उनके साथ फिर कभी जुड़ना नहीं चाहता। बैटमैन फॉरएवर के निर्देशक जोएल शूमाकर ने किल्मर को बचकाना और असंभव कहा। बेहतर जब किल्मर की एट फर्स्ट साइट की सहकलाकार मीरा सोर्विनो से उनकी काम करने में मुश्किल वाली छवि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं, उनके साथ काम करना वाकई आसान था। मुझे लोगों के मुश्किल होने की अफवाहों को बढ़ावा देना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उनके करियर को बहुत नुकसान हो सकता है। उनके साथ मेरा अनुभव सकारात्मक ही रहा। वह वाकई पेशेवर और सज्जन व्यक्ति थे और एक बेहतरीन अभिनेता थे। 73 राजनीतिक विचार और दान कार्य। तो दोस्तों 25 दिसंबर 1993 को इसे रिलीज़ किया गया था और 130 मिनट इसकी रनिंग लेंथ थी। साथ ही साथ इसे तकरीबन 25 मिलियन के बजट में बनाया गया था और लगभग 73 मिलियन एक तरह से इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें देखने को मिला था, जो कि बड़ा ही प्रॉफिटेबल था। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।